जब मैं 23 साल का था, उस गर्मी के मौसम में मुझे एक रेयर इनक्योरेबल डिसीज का पता चला। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं 1 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। उसी दिन शेन बिवाई, वो औरत जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसका कार एक्सीडेंट हो गया। होश में आने के बाद वो अपनी मेमोरी पूरी तरह खो चुकी थी। वो मुझे भूल गई। उसे सिर्फ शेंजी याद था, जो कभी उसके पीछे पड़ा था। मुझसे डिवोर्स लेने का फैसला करके वो उससे शादी करना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसने मेरे लिए अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगाया था। वो जिसने अर्थक्वेक के वक्त हड्डियां टूटने के बावजूद मेरी हिफाजत की थी। शैन बेवाई जिसने कसम खाई थी कि वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। वो मुझे इतनी पूरी तरह कैसे भूल सकती थी? पिछले 5 महीनों से मैंने सब कुछ कोशिश की, फिर भी उसे मेरे बारे में कुछ याद नहीं आया। फिर शेंजी के बर्थडे पर चेंजी के पूरे जिस्म पर रैशेज निकल आए और वो जमीन पर गिर गया। बॉडीगार्ड्स ने मेरे बैग की तलाशी ली और उन्हें ट्यूलिप पॉलन मिला, जिससे चेंजी को एलर्जी थी। मुझे चेंजी के हॉस्पिटल बेड के सामने घुटनों पर बैठने पर मजबूर किया गया। शैन बिवाई, जो कभी मुझे इतनी पैशनेट नज़रों से देखती थी, अब उसकी नज़रों में सिर्फ बोन चिलिंग ठंडक थी। फैंग युआन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं जिससे प्यार करती हूं वो चेंजी है। क्योंकि तुम डिवोर्स नहीं चाहते, इसलिए तुमने उसे चोट पहुंचाई। मैंने जोर से अपना सर हिलाया। वो मैं नहीं था। शैन बिवाई ने फिर किसी को पीनट्स लाने का ऑर्डर दिया। उसने खुद अपने हाथों से मेरे मुंह में मुट्ठी भरकर ठूस दिए। मुझे सिवियर पीनट एलर्जी है। मुझे याद आया जब आखिरी बार गलती से मैंने एक घूंट पीनट मिल्क पी लिया था। शैन बिवाई ने घबराकर एम्बुलेंस बुलाई थी और 3 दिन तक मेरा साथ छोड़े बगैर मेरी देखभाल की थी। उसके बाद से हमारे घर में पीनट्स वाली कोई भी चीज कभी नहीं आई थी। गर्म आंसू उसके हाथ की पुष्ट पर गिरे। शैन बिवाई की उंगलियां अचानक ठर्राईं, इतनी हल्की के पता भी ना चले, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। पीनट्स की एक और मुट्ठी अंदर ठूस दी गई। मेरा गला ऐसा लगा जैसे उसमें आग लगी हो। मेरी स्किन पर तेजी से बड़े लाल रैशेज निकल आए। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। मेरी नज़र धुंधली होती जा रही थी। ये जिस्मानी दर्द मेरे दिल के दर्द के 10,000वें हिस्से से भी कम था। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने प्रपोज किया था। वो रोई और मुझे जोर से गले लगाया, रोते हुए एक वादा किया, फैंग युआन, पैदाइश से मौत तक तुमसे प्यार करना ही वो वाहिद चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर अब वो मुझे पूरी तरह भूल चुकी है और मेरे पास अब इतना वक्त नहीं कि उसके याद आने का इंतजार करूं। मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे एक बड़ा सुराख कर दिया गया हो। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। बेहोशी में मुझे लगा जैसे शैन बेवाई मुझे बुला रही है। उसकी आवाज़ नरम और मोहब्बत भरी थी, बिल्कुल पहले की तरह। फैंग युआन, फैंग युआन। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मुझमें आंखें खोलने की ताकत नहीं थी। फिर स्पेशल असिस्टेंट की आवाज़ आई, शैन, मिस्टर फैंग की नोटबुक मिल गई है। ये आपकी और मिस्टर फैंग की यादों से भरी हुई है। आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया। अगर उन्हें सच्चाई पता चली तो क्या वो सच में आपको माफ कर पाएंगे? शैन बिवाई की आवाज़ थकी हुई थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये एक हॉस्पिटल है, सिर्फ कुछ पीनट्स ही तो हैं। फैंग युआन ठीक हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी सख्ती नहीं दिखाती तो उसे कैसे यकीन आता कि मैं सच में अपनी मेमोरी खो चुकी हूँ? वो डिवोर्स के लिए कैसे राजी होता? चेंजी को एक टर्मिनल इलनेस है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मरने से पहले उसकी सिर्फ ये एक ख्वाहिश है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। एक बार जब मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने में मदद कर दूंगी तो हम अपनी मेमोरी वापस ले आएंगे और फैंग युआन से दोबारा शादी कर लेंगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो यादें, ज्यादा से ज्यादा मैं उसके लिए एक पूरी नई बुक लिख दूंगी। अकेशिया ट्रीज दोबारा लगाए जा सकते हैं, लव लॉक फिर से लगाया जा सकता है। रही बात उस गोल्डन स्टैचू की, तो मैं उसे उससे भी बड़ा दिला दूंगी। स्पेशल असिस्टेंट की आवाज लड़खड़ाई, लेकिन मिस्टर चैन की बीमारी तो साफ तौर पर। चैनजी के फादर मेरे मेंटोर थे। मरने से पहले उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि मैं उससे शादी करूंगी। शैन बिवाई ने फौरन उसे फैंग युआन के लिए टोक दिया। इन सालों में मैंने चैनजी के लिए बहुत सख्ती की है। मुझ पर उसका उधार है। एक बार जब वेडिंग खत्म हो जाएगी, वो रिकवर होने के लिए अब्रॉड चला जाएगा। फिर हमारा एक दूसरे पर कोई उधार नहीं रहेगा। मेरे जिस्म में एक ठंडक सी दौड़ गई। तो ये सब उसकी प्लानिंग थी। कोई हैरत नहीं कि वो सब कुछ भूल गई, लेकिन मेरी पीनट एलर्जी उसे याद रही। पिछले 5 महीनों से मैंने वो सॉलिड गोल्ड डबल पोर्ट्रेट स्टैचू ढूंढा। जिस साल मैंने उसे दिया था, उसकी आंखें हंसी से खेल उठी थीं। उसने कहा था कि ये एक गोल्डन बॉन्ड है और वो मेरे साथ बूढ़ी होना चाहती है। लेकिन शेनबेई ने उस स्टैचू को पिघलाकर चेंजी के लिए एक गोल्डन वॉच बनवा दी ताकि वो उसे पार्टी में पहन सके। मैं उसे टावर की चोटी पर ले गया वो लव लॉक देखने जो हमने सालों पहले एक साथ लगाया था। फिर वो मेरी बाहों में झुकी और नरमी से कहा, फैंग युआन,
इस तरह मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बंध ही रहूंगी। लेकिन अब उसने खुद वो पुराना लॉक काट दिया और उसे चेंजी के साथ एक नए लॉक से बदल दिया। मैं उसे 999 अकेशिया ट्रीज का जंगल दिखाने ले गया, क्योंकि उसने कहा था कि अकेशिया ट्रीज इटर्नल लॉयल्टी की निशानी है। मैंने ये जंगल खास तौर पर उसके लिए उगाया था। फिर भी शेनबेई ने सारे पेड़ कटवा दिए और चेंजी के लिए तोहफे के तौर पर एक बड़ा बेड बनवा दिया। अब उसने कहा कि हर चीज खामोशी से फिर से शुरू हो सकती है। मेरे कानों में उसकी पुरानी कसम फिर से गूंजी। फैंग युआन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। इस जिंदगी में ये कभी नहीं बदलेगा। तो ये सब एक झूठ था। वो साफ जानती थी कि चेंजी की इलनेस झूठी थी, फिर भी वो उससे शादी करना चाहती थी। एहसान या कर्ज चुकाने की बातें क्या थीं? ये सिर्फ अपना दिल बदलने का एक बहाना था। लेकिन मैं सच में मर रहा था। जब मेरी आंख खुली, शेनबेई मेरे बेड साइड पर थी। मुझे आंखें खोलते देख उसके चेहरे से वरी एकदम गायब हो गई, सिर्फ इनडिफरेंस बची थी। मेरा दिल दुख रहा था। मुझे कभी नहीं पता था कि शेनबेई इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो क्या वो पहले के सारे डीप फीलिंग्स भी सिर्फ एक एक्ट था? फैंग युआन, शेनबेई ने सर्दी से कहा, मैं फिर से कहूंगी, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर उसने वो नोटबुक निकाली। ये वो था जो मैंने इन 5 मंथ्स में अपनी मेमोरीज से लिखा था, जो हमारी मुलाकातों, प्यार, प्रपोजल से लेकर वेडिंग तक की यादों से भरी हुई थी। ये जो तुमने लिखा है, मुझे इसमें से कुछ याद नहीं। मुझसे चिपके रहने में अपना एफर्ट बर्बाद मत करो। उसने एक लाइटर निकाला और नोटबुक को आग लगा दी। नोटबुक को राख बनते देख मेरा दिल भी उसके साथ राख हो गया। मेरी आंखें लाल थीं, लेकिन मेरे होठों पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो नहीं जानती थी कि ये नोटबुक असल में उसके लिए नहीं लिखी गई थी। ये मैंने अपने लिए लिखी थी। मुझे क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज है, जिसे आमतौर पर मैड काउ डिजीज कहा जाता है। इससे मेरी मेमोरी डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, मैं धीरे धीरे सब भूल जाऊंगा और आखिरकार कॉन्शियसनेस खोकर मर जाऊंगा। 7 ईयर्स अगो फार्म पर एक मैड काउ ने उस पर हमला किया था। उसे बचाने के लिए मैंने उस काउ से बुरी तरह जख्मी हो गया था। उस वक्त मैंने सिर्फ इमरजेंसी वूंड ट्रीटमेंट करवाया था। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसे पता था कि वायरस 7 ईयर्स तक डॉर्मेंट रहेगा और आखिरकार मैनिफेस्ट होगा। मुझे डर था कि एक दिन शेनबेई को अपनी मेमोरी वापस मिल जाएगी और मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा हुआ कि अब ये जल गया है। अब से हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को याद नहीं रखेगा। शेनबेई ने डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और मेरी तरफ पढ़ा दिया। इस बार मैंने पेन उठाया और डिसाइसिवली अपना नाम साइन कर दिया। शेनबेई एक पल के लिए फ्रीज हो गई। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, उसका फोन बजा। ये चेंजी की कॉल थी। दूसरी तरफ से दर्द की हल्की सी आवाज आई। उसने फौरन साइंड एग्रीमेंट उठाया और तेजी से हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और अपनी आंख के कोने से एक आंसू पहुंचा। मैंने अपना फोन निकाला। हेलो, मेरे लिए 7 डेज बाद स्विट्जरलैंड की फ्लाइट बुक कर दें। साथ ही यूथनेशिया स्केड्यूल करने में मेरी मदद करें। हॉस्पिटल से घर तक जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक वाइट बॉल ऑफ फर मेरी तरफ भागा। ये वैंगजी था, वो स्ट्रे डॉग जिसे शेनबेई और मैंने 5 ईयर्स अगो अडॉप्ट किया था। वो अपनी दुम हिला रहा था और मेरे एंकल्स के गिर्द घूम रहा था। मैंने अभी मुस्कुराया ही था कि ऊपर देखते ही स्माइल मेरे चेहरे पर जम गई। शेनबेई और चेंजी लिविंग रूम के बीच में खड़े मुझे देख रहे थे। चेंजी फौरन टेरिफाइड दिखने लगा और शेनबेई के पीछे छुप गया। शेनबेई ने तेवरियां चढ़ाईं और बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। बॉडीगार्ड्स फौरन मेरी सर्च के लिए आगे बढ़े, इस डर से कि शायद मेरे पास कुछ ऐसा हो जो चेंजी को हार्म करे। मैंने उनकी सर्च को नजरअंदाज कर दिया। मेरा दिल सुन्न होकर दुख रहा था। डिवोर्स एग्रीमेंट में पहले से लिखा था, ये घर तुम्हारा है। शेनबेई ने अपस्टेयर्स की तरफ इशारा किया। मैं कुछ सामान लूंगी, फिर फौरन चली जाऊंगी। वो मुड़ी और अपस्टेयर्स चली गई। वैंगजी एक पल के लिए हिचकिचाया और उसके पीछे चला गया। शायद वो नहीं समझ पा रहा था क्यों। उसकी मिस्ट्रेस काफी वक्त से घर नहीं आई थी। लिविंग रूम में चेंजी के चेहरे से इनोसेंट लुक एकदम गायब हो गई। उसकी नज़र फैंग युआन की व्रिस्ट पर बंधी ब्रांड नेम वॉच पर पड़ी। तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, मेरे बाप की वॉच वापस करो। आखिरकार हम 1 वीक में शादी कर रहे हैं। मैंने अपना सर झुकाया और अपनी व्रिस्ट पर बंधी वॉच को देखने लगा। मुझे याद आया जब शिनवी ने ये मुझे पहनाई थी। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। फोंग युआन, ये वो है जो मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मैं अपने होने वाले सन इन लॉ को दे दूं। ये हमारे उम्र भर के अनवेवरिंग बॉन्ड की निशानी है। अब चेंजी के लिए उसने मुझसे डिवोर्स लेने के लिए फेक एम्नीशिया का नाटक करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो अब मुझसे प्यार नहीं करती थी। इस वॉच को रखना सिर्फ एक मजाक था। मैंने वॉच उतारी और उसे पकड़ा दी। चेंजी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना डिसाइसिव होऊंगा। कल तक मैं शिनवे की मेमोरी आपस लाने में उसकी मदद कर रहा था। उसने वॉच ली और मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखों में छुपी हुई क्रुएल्टी और डिटर्मिनेशन थी। तुम चाहे जो भी प्लानिंग कर रहे हो, बी वे अब से सिर्फ मेरी होगी। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, उसने अचानक अपना हाथ उठाया और बुरी तरह से वॉच को जमीन पर फेंक दिया। मैं अभी अपने शौक से बाहर भी नहीं आया था कि चैंजी ने वॉच फेस का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और बुरी तरह से उसे मेरे हाथ में घुसा दिया। आह! मैं अपना हाथ पीछे खींचना चाहता था, लेकिन मेरी कलाई चैंजी ने मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसकी पकड़ हैरत अंगेज तौर पर मजबूत थी। वुश! एक सफेद ब्लर तेजी से नीचे आया, शिनबी वे से भी ज्यादा तेज। वोंगजी ने अपने फैंग्स दिखाए और चैंजी पर हमला कर दिया, उसकी टांग पर काट लिया। चैंजी दर्द से चिल्लाया और उसने मेरा हाथ बुरी तरह खींचा। वॉच फेस का तेज टुकड़ा मेरे चीक पर लग गया, जिससे खून की एक हल्की लकीर बन गई। वो दर्द से चिल्लाया और मुझे छोड़ दिया, जमीन पर गिर गया। तभी शिनबीवे ने शोर सुना और नीचे भागी आई। उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। वो तेजी से आई और मुझे बुरी तरह धक्का दे दिया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं जमीन पर गिर गया। मेरी हथेली वॉच पीस से कट गई थी। ताज़ा खून फौरन बहने लगा। शिनबीवे ने अपना पांव उठाया और वोंगजी को किक मारी, जो अभी भी चैंजी को काट रहा था। वोंगजी दर्द से कराहा एक तरफ लुढ़क गया। वो बेचारगी से रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मिस्ट्रेस, जो हमेशा उससे प्यार करती थी, उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो चैंजी को उठाने के लिए झुकी, उसकी आवाज़ फिक्र से भरी हुई थी। चैंजी, क्या तुम ठीक हो? क्या दर्द हो रहा है? वो तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसने जल्दी से चैंजी की जाने में मदद की, शुरू से लेकर आखिर तक मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं जमीन पर सिमट कर बैठ गया। मुझे वो वक्त याद आया जब मुझे सख्त सर्दी और तेज बुखार था। शिनवीवे, जो अब्रॉड एक मीटिंग में थी, उसी रात वापस उड़कर आई, सिर्फ मेरे बुखार को कम करने के लिए ठंडी पट्टियां रखने के लिए। उसने सारी रात मेरी देखभाल की। मुझे याद आया जब गलती से मेरी उंगली पर एक छोटा सा कट लग गया था। वो इतनी दुखी हुई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। और वो वक्त जब उसे बचाते हुए एक पागल काऊ ने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। वो तकरीबन पागल हो गई थी। स्पेशलिस्ट्स को ढूंढने के लिए उसने पूरा शहर एक कर दिया था। और फिर वो पहली बार जब उसने मुझ पर गुस्सा किया था। उसके बाद उसने मुझे कसकर गले लगाया, मुसलसल रोती रही और कहा, फोंग युआन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बगैर मैं जीने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। मेरे बगैर क्या वो वाकई जीने से बेहतर मरना पसंद करेगी? मेरे आंसू ठंडी जमीन पर गिरे। वोंगजी कराहा और रेंगते हुए मेरे पास आया, अपनी जुबान निकालकर नरमी से मेरे चेहरे से आंसू चाटने लगा। मैंने वोंगजी को कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके गर्म फर में छुपा लिया। मेरी आवाज़ टूट रही थी, अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वोंगजी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, वाकई बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मैंने वोंगजी को पकड़े रखा और खामोशी से सिसकता रहा। वोंगजी ने अपना बड़ा सर मेरे चेहरे से रगड़ा, हल्की आवाज में कराहते हुए, जैसे मुझे दिलासा दे रहा हो। अगर मैं यहां न रहा तो वोंगजी क्या करेगा? मैंने अभी अपने हाथ के जख्म पर बैंडेज बांधी ही थी कि शिनवीवे के बॉडीगार्ड्स अंदर घुस आए। मिस्टर फैंग, प्लीज हमारे साथ चलें। वोंगजी अचानक मेरे सामने कूद गया, बॉडीगार्ड्स को अपने तेज फैंग्स दिखाते हुए एक वार्निंग ग्राउल दी। लीड बॉडीगार्ड ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक टेजर निकाला और अपने साथ वाले शख्स को इशारा किया, उसे चोट मत पहुंचाना। मैं फौरन बोला, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं नीचे बैठा, वोंगजी को दिलासा देते हुए, जो हमला करने के लिए तैयार था। अच्छे बच्चे बनो वोंगजी, ये मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। वोंगजी मेरी टांग से रगड़ने लगा, हल्की आवाज में कराहते हुए। मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने उसके बड़े सर को थपथपाया। मेरी आवाज भारी हो गई थी। मेरा इंतजार करना, वो जल्द ही तुम्हारे लिए वापस आएगा। मैं वोंगजी को शिनबीवे और चैंजी के पास छोड़कर सुकून से नहीं रह सकता था। मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। यूथेनेसिया की डेट तब तक आगे बढ़ाई जा सकती थी जब तक मैं वोंगजी के लिए कोई वाकई रहमदिल ओनर ना ढूंढ लूं। डिटेंशन सेंटर में मैं शिनबीवे से मिला। उसका चेहरा सपाट था, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं जब उसने मेरी तरफ देखा। फोंग युआन, ना सिर्फ तुमने वो वॉच तोड़ी जो मेरे फादर ने छोड़ी थी, बल्कि तुमने चैंजी पर हाथ उठाने और उसे जख्मी करने की जुर्रत भी की। लगता है पिछला सबक काफी नहीं था। बस यहां रहो और कुछ दिनों तक चीजों के बारे में सोचो। उसकी नजर मेरे हाथ पर बंधी ब्लड सोक्ड बैंडेज पर गई। उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसकी आईब्रोज अनजाने में चढ़ गईं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया, गौर से उसकी आंखों में देखते हुए। हर लफ्ज धीरे धीरे बोलते हुए मैंने पूछा, शेन बाईवे, क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं है? उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकी, लेकिन तुरंत फिर से बेपरवाही में बदल गई। मुझे याद नहीं। मैं बार बार वो 3 लफ्ज बोलता रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
मेरा दिल ऐसे लग रहा था जैसे किसी तेज चाकू में उसमें एक बड़ा सा सुराख कर दिया हो। हड्डियों तक ठंडी हवा उसमें से गुजर रही थी। वो शख्स जिसने कभी मुझसे कहा था कि चाहे कभी भी हो मेरा दिल सिर्फ फांग युआन को याद रखेगा, अब जानबूझकर मुझे भूल रही थी। मेरे सारे अल्फाज मेरे गले में अटक गए थे, अब निकल ही नहीं पा रहे थे। मैंने अपना चेहरा फेर लिया और उसकी तरफ देखना छोड़ दिया। शेन बाइवे के जाने से पहले उसने डिटेंशन सेंटर के स्टाफ को हुक्म दिया, इसे 3 दिन के लिए बंद रखो, इसे खुद सोचने दो, लेकिन इसे तकलीफ मत देना। जैसे ही वो गई किसी ने आकर मेरे सेल ब्लॉक के लीडर के कान में कुछ कहा। अगले 3 दिन तक मुझे लगातार बाकी कैदियों ने पीटा। मेरा पूरा जिस्म नील पड़ चुका था। मेरे हाथ की पट्टी फाड़ दी गई और जख्म पर बार बार पांव रखा गया। वो जल्द ही सूज गया और उसमें से पीप निकलने लगी। रात को मैं सिर्फ बदबू मारते टॉयलेट के पास सो सकता था। तीसरे दिन मुझे घसीटकर पानी के टब के पास ले जाया गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी मेरे सर पर डाला गया। जब मैं डिटेंशन सेंटर से निकला तो मेरी हालत पहचान से बाहर हो चुकी थी। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला मुझे जबरदस्ती गाड़ी में ढकेल दिया गया और एक महंगी रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में ले जाया गया। कमरे में चैनजी आराम से गोश्त डिप कर रहा था। उसके चेहरे पर भड़काने वाली मुस्कान थी। बैठो, साथ में खाते हैं। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे जोर से कुर्सी पर बिठाए रखा। चैनजी ने ताज़ा डिप किया हुआ गोश्त का कटोरा मेरे मुंह के सामने लाकर रखा। पिछले 3 दिन अंदर आराम से गुजरे। कुछ पौष्टिक खाना खाओ, अगर तमीज से नहीं रहे तो मैं बाईवे से कहूंगा तुम्हें वापस कुछ दिन के लिए भेज दे। वो 3 दिन की तकलीफ याद करते ही मेरा जिस्म अचानक सख्त हो गया। मैंने चॉपस्टिक्स उठाए और मशीन की तरह एक टुकड़ा गोश्त मुंह में डाल लिया। मैंने खा लिया। क्या अब मैं जा सकता हूं? चैनजी फख्र से हंस पड़ा और हाथ हिलाकर बॉडीगार्ड्स को जाने का इशारा किया। इतना लजीज डॉग हॉटपॉट, मैं सिर्फ एक टुकड़ा ही खाता हूं। मेरा दिल अचानक डूब गया। मेरी आवाज कांप गई। तुम्हारा मतलब क्या है? चैनजी ने अपना मुंह साफ किया। उसकी आवाज में जालिम मुस्कान थी। उस पागल कुत्ते ने मुझे काटने की हिम्मत की तो जाहिर है मैं उसे नहीं छोड़ता। वो बिल्कुल सही था, पौष्टिक डॉग हॉटपॉट के लिए। कैसा लगा? मैंने खास तौर पर किसी से तुम्हारे लिए बचवा कर रखा था। वो मेरे कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, जो सिर्फ हम सुन सकते थे। ओ हाँ, जब वो लानत का कुत्ता घुट घुट कर मरने वाला था तब भी वो तुम्हारे कपड़ों को पकड़े हुए था और करा रहा था। तुम्हारे कमरे में वापस रेंग कर आना चाहता था। मेरा पेट उलटने लगा। मैं जोर से उल्टी करने लगा। वांग जी, वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं घर आऊं। मैंने अपने होठों को जोर से दबा लिया। मेरे मुंह में मीठा लोहे जैसा जायका भर गया। चैनजी, मैं अचानक खड़ा हो गया। मैंने पूरी ताकत से चैनजी के चेहरे पर मुक्का मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चीखा और पूरी डाइनिंग टेबल उलट दी। गर्म शोरबा मेरे पांव और चैनजी के बाजू पर गिर गया। चैनजी दर्द से चीखा, लेकिन मुझे अपने पांव में कोई जलन महसूस नहीं हो रही थी। मैं पागल की तरह झपटा और चैनजी को नीचे दबाकर उसके चेहरे पर लगातार मुक्के मारने लगा। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला। शेन बाइवे दौड़ती हुई अंदर आई। फांग युआन, तुम क्या कर रहे हो? उसने जोर से मुझे चैनजी से अलग किया। मेरा सर उल्टी हुई टेबल के कोने से जोर से टकराया। मेरी नजर तुरंत अंधेरी हो गई। मैंने हाथ ऊपर ले जाकर छुआ तो मेरा हाथ ताज़ा लाल खून से भर गया। शेन बाइवे ने चैनजी को संभाला और मुझ पर चीखी, क्या तुम पागल हो? लेकिन जब उसने मेरा चेहरा ताज़ा खून से भरा देखा तो उसका पूरा जिस्म जम गया। उसके चेहरे पर दर्द बिल्कुल सच था। बाइवे, मेरा बाजू बहुत दर्द कर रहा है। चैनजी ने अपना लाल जला हुआ बाजू उठाया। उसकी आवाज शिकायत से भरी हुई थी। शेन बाइवे का चेहरा तुरंत फिर से ठंडा हो गया। मैंने अपने चेहरे से खून पोंछा और कांपते हुए जमीन पर पड़े गोश्त की तरफ इशारा करके चीखा, इसने वांगजी को मार दिया। इसने हमारे वांगजी को पका दिया। ये वांगजी है जो 5 साल से हमारे साथ था। शेन बाइवे जमीन पर पड़े गोश्त को घूर कर देखने लगी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। चैनजी तुरंत बोल पड़ा। उसकी आवाज मासूमियत से भरी थी, बाइवे, उस कुत्ते ने पहले मुझे काटा था। तुमने खुद कहा था कि इसे मैं हैंडल करूं। आखिर वो तुम्हारा ही कुत्ता था। मैं कैसे बेपरवाही से कुछ कर सकता था? मैंने बस उसे एनिमल रेस्क्यू सेंटर ले गया। कौन सा कुत्ता हॉट पॉट मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। मैं आराम से डिनर कर रहा था और ये आकर मुझे मारने लगा। शैन बाइवे ने मुझे देखा। उसकी नज़र और भी ठंडी हो गई। मुझे याद नहीं कि हमारे पास कभी कोई कुत्ता था। चैनजी इतना कमज़ोर है, वो तुम्हारे बताए हुए जैसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो कुत्ता इंसान को काटे वो तो मरने के लायक होता है। चाहे वाकई उसे हॉटपॉट बना दिया गया हो, फिर भी तुम किसी को मार नहीं सकते और उस पर उबलता पानी नहीं फेंक सकते ना। मेरे दिमाग में अचानक 5 साल पहले की वो बारिश भरी रात उभर आई। हमने कचरे के डब्बे के पास एक कांपते हुए छोटे से पपी को पाया था। उसने बेचारी सी हालत में मेरी उंगलियां चाट ली थीं। हम उसे साथ में घर ले आए थे। शैन बाइवे ने उसे नहलाया था। उसे बाहों में लेकर मुस्कुराती हुई उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। इसका नाम वांगजी है, ठीक है? अब इसे कभी तकलीफ नहीं होगी।
मैं और वांगजी मिलकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे, ठीक है? ये सोचते ही मेरी आंखें भर आईं और आंसू तुरंत निकल आए। कितना मजाक है, कितनी व्यंग्य बात है। वांगजी ने मौत तक मुझे याद रखा, जबकि मेरे सामने खड़ी ये औरत जिसने कभी कहा था कि वो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करती है, अब किसी और मर्द के लिए झूठी भूलने की बीमारी का नाटक कर रही है और बार बार मुझे चोट पहुंचा रही है। शैन बाइवे ने फांग युआन की हालत देखी। उसका दिल ऐसे था जैसे कोई अनजान हाथ उसे जोर से दबा रहा हो। उसने अपनी उंगलियां कस लीं, लेकिन चुपचाप अपने आप से कहती रही, बस 3 दिन और बर्दाश्त करो। 3 दिन में शादी खत्म हो जाएगी, वो अपनी यादें वापस पालेगी। बाइवे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चैनजी की दर्द भरी करहा ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। शैन बाइवे ने उसके जले हुए बाजू को देखा। उसकी आंखें दुख से भर गईं। उसने मेरे पांव पर ध्यान भी नहीं दिया। मेरी स्किन जलकर उतर रही थी। मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती हूँ। उसने मेरी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। उसने चैनजी को सहारा दिया और मुड़कर चली गई। प्राइवेट रूम का दरवाज़ा फिर से जोर से खुला। एक बैग जोर से मेरे पाँव के पास गिरा। उस बैग में से नरम सफ़ेद बालों का एक जाना पहचाना झुंडा झलक रहा था। अंदर वांगजी के बाल थे। मैंने बैग को जोर से गले लगा लिया और दर्द से चीख उठा, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, पापा देर से घर आया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मैं घर कैसे पहुंचा। वो छोटी सी शक्ल अब घर में नहीं थी। अब मुझे मिलने नहीं आती थी। अब मेरे पास चिपक कर प्यार नहीं करती थी। मैं वांगजी के बाल पकड़कर पूरी रात बैठा रहा। अगले दिन मैंने अपने माथे और पाँव के जले हुए जख्मों का इलाज किया। मैंने वांगजी को पेट क्रिमेशन सेंटर ले गया और उसकी राख एक छोटी सी चीनी के बर्तन में रख दी। गुड वांगजी, बस 2 दिन और रुक जाओ, पापा जल्दी तुम्हारे पास आएगा। मैंने फिर से गुलदाउदी के फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और कब्रिस्तान गया। मैंने कब्र के पत्थर को छुआ और अपना माथा उस पर टिकाया। माँ और पापा, हमारा परिवार और वांगजी जल्द ही किसी और जगह फिर से मिलेंगे। जैसे ही मैं कब्रिस्तान से घर वापस आया, शैन बाइवे तूफान की तरह अंदर आई। उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। फांग युआन, तुमने चैनजी को कहाँ ले गए? अब और क्या नाटक कर रहे हो? ये बस एक कुत्ता है। तुमने ना सिर्फ चैनजी को जलाकर मारा, बल्कि अब तुमने उसे किडनैप भी कर लिया। फांग युआन, तुम और क्या करना चाहते हो? तब मुझे पता चला कि चैनजी किडनैप हो गया है और वो पूरी तरह से मान चुकी है कि ये मैंने किया है। मेरा दिल जो मुझे लगा था कि सुन्न हो चुका है, अब दोबारा टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे वो कैंपिंग ट्रिप याद आई। मुझे तेज़ बुखार था और मैं खो गया था। शैन बाइवे परेशानी से पागल हो रही थी। आखिर में वांगजी ने मुझे मेरी तरफ लाकर पहुंचाया था। उसने मुझे जोर से गले लगाया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। फांग युआन, अगर तुम गायब हो जाओ तो मैं पागल हो जाऊंगी, उसने कहा था। वांगजी ने मुझे मेरे पास लाया। बाद में वांगजी हमारे परिवार का हिस्सा होगा और मेरे साथ मिलकर मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन अब वो कहती है ये बस एक कुत्ता है। मैं लगभग चीख पड़ा। मैंने घड़ी नहीं तोड़ी और मैंने बिल्कुल भी चैनजी को किडनैप नहीं किया। वांगजी सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो मेरा परिवार है। चैनजी ने ही वांगजी को मारा और उसे पका दिया। मेरी लाल आंखें देखकर शैन बाइवे ने बेख्तियार मेरा हाथ थोड़ा ढीला छोड़ दिया। उसके दिल में अचानक घबराहट पैदा हुई, लेकिन उसकी आवाज़ फिर भी नरम नहीं हुई। पिछले कुछ महीनों से तुम तलाक नहीं लेना चाहते थे, तुमने कौन कौन से तरीके नहीं अपनाए। अब वांगजी बस ले जाया गया है और तुम जिद कर रहे हो कि चैनजी ने उसे मार दिया, लेकिन तुम पहले ही उसे मार चुके हो, फिर तुम उसे किडनैप क्यों करोगे भी? मैं अचानक बहुत थक गया, ऐसी थकान जो मेरी हड्डियों तक उतर आई। मैंने अपना चेहरा फेर लिया। मेरी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे नहीं पता चैनजी कहाँ है। बस 2 दिन और, तुम दोनों जो चाहे कर लो, बस मुझे और परेशान मत करो। 2 दिन का क्या मतलब है? शैन बी वही मजीद सवाल पूछने ही वाली थी कि उनका फ़ोन अचानक बज गया। उनकी असिस्टेंट की कॉल थी। CEO शैन, मिस्टर चैन मिल गए हैं। बस बात यह है कि उन्हें कई लोगों ने इतना मारा कि उनका जिस्म ब्रूजेस से भर गया है और उनकी मेंटल स्टेट इस वक्त बहुत ख़राब है। अचानक दूसरी तरफ से एक औरत की रोते हुए इल्तिजा सुनाई दी। वो फांग युआन था। उसने हमें ये करने का ऑर्डर दिया था। शैन बी वही ने अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी बोन चिलिंग ठंडक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने एक बार फिर मेरी रिस्ट को जोर से जकड़ लिया। उनके नाखून तकरीबन मेरे गोश्त में धंस रहे थे। तुम्हें नहीं पता शैनजी अब कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाने ले जाती हूँ। उन्होंने मुझे घसीटकर कार में बिठाया। अबैंडन्ड बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर चैनजी, उनके कपड़े डिसशेवल्ड, माथा सूजा हुआ और ब्रूजेस से भरा, एक कोने में दुबके हुए कांप रहा था। शैन बी वही को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उनकी आवाज़, बी वही तुम आ गई?
फांग युआन हमारी वेडिंग से पहले मुझे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अगर उसने मुझे ड्रग भी दिया होता तब भी मैं उन्हें हाथ लगाने के बजाय मरना पसंद करता, वरना मैं मजीद प्योर नहीं रहता। शैन बीवई ने फौरन मुझे छोड़ दिया और दुख भरे अंदाज में कांपते हुए चैनजी की मदद की, उन्हें प्यार से तसल्ली दी। मैंने अपनी दर्द करती रिस्ट हिलाई। उस पर खून के निशान चैनजी के माथे के जख्म से भी गहरे थे। जमीन पर घुटनों के बल बैठे मर्द और औरतें अचानक भाग कर आए, रोते हुए मेरी पैंट की लेग खींचने लगे। मिस्टर फैंग, आपने हमें ये करने को कहा था, जल्दी हमें बचाइए। मैंने तेवरी चढ़ाई। उनके टच से बचते हुए मैं पूछने ही वाला था कि वो कौन है, तभी मुझे शैन बीवई की गुस्से भरी रोर ने रोक दिया। फांग युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने चैनजी को ड्रग दिया? क्या तुम नहीं जानते चैनजी बहुत वीक हैं? तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? तुम कब से इतने विशियस हो गए? मैं अचानक जोर से हंसने लगा। मैं हंसता गया और हंसता गया। वो आंसू जो मैंने इतनी देर से रोक रखे थे आखिरकार निकल गए। तो तुम्हें अभी भी याद है कि मैं पहले कैसा हुआ करता था? क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार करने पर अफसोस हो रहा है? मैंने शैनजी की तरफ इशारा किया जो शैन बीवई के पीछे खड़ा था। क्या वो वाकई बीमार है या फेकिंग इट? क्या तुम अपने दिल में नहीं जानती शैन बीवई? शैन बीवई का दिल पैनिक में धड़कने लगा, लेकिन वो फिर भी स्टबर्न बनी रही। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं मजीद शिद्दत से हंसने लगा, इतना हंसा कि मेरी पीठ झुक गई। जब मैं आखिरकार सीधा खड़ा हुआ, मेरे चेहरे की स्माइल बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ठीक है, अगर तुमने ये मान ही लिया है कि ये मैंने किया है, तो मान लेते हैं कि मैंने ही किया है। तुम इस बार मुझसे कैसे रिवेंज लेना चाहती हो? बस मुझे सीधा मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे इस हाल में देखकर शैन बीवई के दिल में बेचैनी का एक दम घोटने वाला एहसास जागा। उन्होंने पैनिक में चैनजी की मुड़ने में मदद की और पीछे एक कोल्ड इंस्ट्रक्शन छोड़ गईं, दरवाज़ा लॉक कर दो। चैनजी का एग्जामिन होने के बाद उनसे और इन लोगों से कहो कि मुझे एक्सप्लेनेशन दें। असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाई। सीईओ शैन, क्या मिस्टर फैंग और इन सबको एक साथ बंद करना सेफ है? शैन बीवई ने एक ठंडी हंसी हंसी। वो एक जवान मर्द है और वैसे भी ये सब लोग वहीं लाया था, इसमें अनसेफ क्या है? चैनजी, जिसे उनका सहारा मिला हुआ था, उनकी आंखों में एक सिनिस्टर और स्मग लुक चमकी। बंद होते हुए दरवाजे से उन्होंने अंदर मौजूद लोगों को विंक किया। दरवाज़ा क्लिक के साथ बंद हो गया, सख्ती से लॉक हो गया। वो लोग जो अभी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर दर्दनाक तरीके से रो रहे थे, उन्होंने फौरन अपने एक्सप्रेशंस बदल दिए। वो विकेडली मुस्कुराए। मेरी तरफ बढ़ते हुए उन्होंने अचानक मुझे ज़मीन पर गिराने के लिए लात मारी। पंचेस और किक्स मुसलसल बरसने लगे। मैंने बगैर ग्लास वाली विंडो फ्रेम से देखा और शैन बीवई को चैनजी की कार में बैठने में मदद करते हुए देखा। शुरू से आखिर तक उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अचानक स्ट्रगल करना बंद कर दिया और ठंडे पंचेस और जूतों के तलवों को खुद पर लगने दिया। एक मर्द ने मेरे बाल पकड़े और मेरा सर दीवार से दे मारा। खाली फ्लोर पर एक डल थड की आवाज़ गूंजी। किसी ने तुम्हारे कर्ज चुकाने की इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक पंच, फिर दूसरा पंच। मेरे कान गूंज रहे थे। मेरा मुंह खून की बू से भर गया था। वो शख्स मुझे मारते मारते थक गया और उसने अपनी रिस्ट झटकी। वार्मअप्स खत्म हुए। फिर सबने एक दूसरे को देखा और मेलिशियस हंसी हंसने लगे। दो मर्दों ने मुझे सख्ती से पकड़ लिया। एक औरत ने मेरे मुंह में एक अननोन लिक्विड की बोतल उंडेल दी। मेरी जैकेट फाड़ दी गई। मेरे बॉडी को ठंडी फ्लोर पर ठोकर मारी गई। वो एक मर्द है। तुम मर्द यहाँ किस लिए भीड़ लगा रहे हो? एक औरत जो फैंग युआन की शर्ट के बटन खोल रही थी हंसी और अपने पास खड़े ईगर मर्दों को डांटा। वल्गर लहजे वाले मर्द। कोई हैरत नहीं कि वो एक्स हस्बैंड रहा है। ये बॉडी, ये फेस, ये हम मर्दों को भी टेम्प्टेड महसूस करवाता है। हा। मेरी आंखें खाली थीं। मैंने न स्ट्रगल किया न ही कोई साउंड निकाली। उस माउंटेन क्लाइंबिंग ट्रिप की इमेजेस मेरी आंखों के सामने फ्लैश होने लगीं। गलती से मेरे एंकल में मोच आ गई थी। शैन वेई ने दुख के साथ घुटनों के बल बैठकर मेरे एंकल की मसाज की थी। उस दिन का सनसेट भी आज की तरह वार्म था और वेडिंग पर उसने मुझे हक किया। उसकी आंखें थोड़ी रेड थीं, ये कहते हुए कि मुझसे शादी करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी फॉर्चून थी। और उस वक्त सिर्फ इसलिए क्योंकि एक वेल्दी शराबी ने कहा था कि वो मेरे साथ एक रात सोना चाहती है, शैन वेई ने फौरन अपने कनेक्शंस इस्तेमाल किए ताकि दूसरा फैमिली बैंकरप्ट हो जाए। रातों रात क्लाउड से मड में गिरते हुए उसने कहा, फैंग युआन, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो, किसी और को तुम्हें डिजायर करने की इजाजत नहीं है। माजी का हर सीन मेरी आंखों के सामने आया, फिर सोप बबल्स की तरह शैटर होकर वैनिश हो गया। मेरी आंख के कोने से एक टीयर निकलकर बहा। शैन वेई, मेरी इस लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने तुमसे प्यार किया। जब सबने अपना गुस्सा वेंट कर लिया, उन्होंने अपने कपड़े सीधे किए और मुझे बांधने वाली रोप्स खोल दी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी कोई बैकबोन नहीं है तो मैं तुम्हें बांधने की जहमत न करती,
कोई हैरत नहीं कि ज़ियाओशेन उसे फेवर करती है। वो वाकई लोगों को स्टॉप करने के काबिल नहीं छोड़ता। सही ना? एक लाफ्टर का बर्स्ट हुआ। मैंने नंबली खुद को सहारा दिया, अपने मुंह के कोने से ब्लड साफ किया और अपनी रिब्ड शर्ट एडजस्ट की। मैं स्लोली सीधा खड़ा हुआ, मेरा स्ट्रेट बॉडी पीछे की तरफ झुका। सरप्राइज की एक गैस्प मेरे कानों तक पहुंची। ओह माय गॉड, वो जंप कर गया। वैसे भी मैं जल्द मरने वाला हूं, एक दिन पहले या बाद में क्या डिफरेंस है। बस ये कोई डिग्निफाइड तरीका नहीं है जाने का। मुझे लगा जैसे मैं किसी स्वैम्प में सिंक हो रहा हूं, गहरे से गहरा सिंक होता गया जब तक कि मैं डार्कनेस में पूरी तरह डिसअपियर नहीं हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो ओवरहेड लाइट्स इतनी ब्लाइंडिंग थीं कि मुझे स्क्विंट करना पड़ा। मैंने अपना हाथ फोरहेड को शील्ड करने के लिए उठाया। ये कहाँ है? हॉस्पिटल। सही बात है। शन वई, मेरी वजह से। पीनट से एलर्जिक और उसकी अपने असिस्टेंट के साथ कॉन्वर्सेशन। उसने अपनी मेमोरी बिल्कुल नहीं खोई थी। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे फट रहा हो, नम्बनेस की हद तक दर्द हो रहा था। मेरी आंखें ड्राई और स्टिफ थीं। मैं बैठना चाहता था, लेकिन मेरा पूरा बॉडी डिसइंटीग्रेटेड महसूस हो रहा था। इतना दर्द हुआ कि मुझे गैस्प करना पड़ा। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी रिस्ट्स और लेग्स दोनों पर बैंडेजेस थीं। मैंने अपनी ड्रेसिंग चेंज करती हुई नर्स को देखा। मैंने हल्की सी फ्राउन की। मुझे सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। मेरे बॉडी पर वूंड्स क्यों हैं? नर्स ने मेरी तरफ देखा। उसका टोन सरप्राइज था। किससे एलर्जिक? जब तुम्हें यहां लाया गया तुम्हारा पूरा बॉडी वूंड से भरा हुआ था। नए वूंड्स पुराने जख्मों के ऊपर थे। तुम्हारी लेग्स पर बेयर बर्न्स भी थे। बहुत से वूंड्स पहले ही इन्फेक्टेड थे, खास तौर पर तुम्हारी पाम्स पर। अगर तुम थोड़ी देर बाद आते तो उन्हें एम्प्यूटेट करना पड़ता। मुझे वाकई नहीं पता कि तुमने ये कैसे एंड्योर किया। मैं पूरी तरह स्टन रह गया। नर्स ने जो कहा मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर डेट मेरी मेमोरी से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। फोटो एल्बम में 2 दिन बाद की प्लेन टिकट्स थीं और एक यूथनेशिया अपॉइंटमेंट स्लिप थी। मुझे बस सर में पाउंडिंग हेडेक महसूस हुआ। डिवोर्स पेपर साइन करते वक्त वॉच फेस से मेरी पाम कट गई। वांगजी को मेरे घर आने का वेट करने का कहना, सेमेट्री में पीटा जाना, बिल्डिंग से गिरना, फ्रैगमेंटेड मेमोरीज मेरे दिमाग में उमड़ आईं। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करता मैं उन्हें एक कंप्लीट स्टोरी में नहीं जोड़ सका। मेरा दिल इतना दुख रहा था कि लगा फट जाएगा। मेरी मेमोरीज पहले ही मैसअप हो चुकी थीं। इससे मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरी इलनेस एक्सपेक्टेड से पहले वर्सनड हो चुकी है। शायद एक वीक, शायद कल, शायद अगले ही सेकंड मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। हॉस्पिटल रूम का डोर अचानक जोर से खुला। शन बीवाई जल्दी से अंदर आई और मुझे जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखें लाल थी। उसके चेहरे पर दर्द इतना असली था कि फेंक नहीं लग रहा था। फैंग युआन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? उसकी आवाज कांप रही थी जैसे वो पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं जख्मों से भरा हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपना चेहरा फेर लिया ताकि उसका टच अवॉइड कर सकूं। मेरा लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। क्या नाटक खत्म हो गया? क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? शन बीवाई का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। उसकी आंखों का दर्द सख्त हो गया, फिर पूरी तरह गायब हो गया। हालांकि मुझे तुम याद नहीं हो, पर हम फिर भी कभी हस्बैंड और वाइफ थे। थोड़ी फिक्र होना तो नेचुरल है। तभी चेंजी अंदर आया, दरवाजे के फ्रेम का सहारा लेते हुए। उसकी मुझ पर नजर में साफ एप्रीहेंशन थी। शन बीवाई फौरन उसके पास गई। उसकी आवाज नर्म हो गई। तुम्हें अभी भी हेड इंजरी है, तुम यहां वहां क्यों घूम रहे हो? मैं टेस्ट रिजल्ट्स लेने बाहर गया था और फैंग युआन को देखने के लिए रुका। मैं बस अभी वापस जाऊंगा। चेंजी का लहजा कमजोर था। रुका? मेरा दिल बैठ गया। तो मैं बस एक कैजुअल स्टॉप था। भले ही फैंग युआन ने हमेशा मुझसे नफरत की और मेरे साथ बुरा किया, वो फिर भी तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। मैं फिर भी उसका हाल देखना चाहता था। चेंजी एक पल के लिए रुका, जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो। उसका चेहरा पजल्ड था। क्या इत्तेफाक है? ऐसा कैसे हुआ कि जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था वो सब भाग गए और फैंग युआन का बदन अचानक जख्मों से भरा हुआ है, जिसे देखकर तुम्हें दुख हो रहा है? इशारा बिल्कुल साफ था। शन बीवाई का चेहरा फौरन उतर गया। उसकी मुझ पर नजर अब सिर्फ ठंडी थी। पहले वाला दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। फैंग युआन, क्या तुम जिम्मेदार ठहराए जाने से डर रहे हो, इसलिए तुमने उन लोगों को जाने दिया और तुमने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई, खुद को सेफ्टी नेट पर लटकाया, बिल्कुल पहले की तरह मेरी अटेंशन पाने के लिए? वरना ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे याद नहीं कि चेंजी ने क्या कहा, पर शन बीवाई ने उसके सिर्फ कुछ लफ्जों पर मुझ पर शक किया। उसने एक बार कहा था, चाहे जो भी हो जाए वो मेरे साथ खड़ी रहेगी, मुझ पर अनकंडीशनली भरोसा करेगी। अब वो मेरे पूरे बदन पर लगे जख्मों को सिर्फ फेक समझती है ताकि उसकी अटेंशन पा सकूं। मैंने सोचा था कि मेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन मुझे ये सिर्फ एब्सर्ड और रिडिकुलस लगा।
इस पल चेंजी ने अचानक मेरे पेशेंट गाउन के कॉलर की तरफ इशारा किया। उसने अपनी आवाज ऊंची की। ओह, ये क्या है? शन बीवाई ने उस तरफ देखा जहां उसने इशारा किया था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। फैंग युआन। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये कौन है? मैंने अपना सर झुकाया अपनी चेस्ट पर पर्पलिश रेड निशान देखने के लिए। वो एक हिकी था, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि ये कहां से आया। मुझे सिर्फ नौजिया की एक लहर महसूस हुई। शन बीवाई ने अचानक मेरी बैंडेज्ड रिस्ट को जोर से पकड़ लिया। इतना दर्द हुआ कि मेरी सांस रुक गई। मैंने तुमसे पूछा, वो औरत कौन है? मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पीछे धकेल दिया। मेरी आवाज थकावट से भरी थी। शन बीवाई, हमारा डिवोर्स हो चुका है। तुम चेंजी के साथ रह सकती हो। मेरे मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शन बीवाई इतनी गुस्से में थी कि वो बार बार हंसने लगी और 2 शब्द कहे। ठीक है फैंग युआन, तुम बाद में रिग्रेट करने की हिम्मत मत करना। ये कहकर उसने चेंजी की मदद की और हॉस्पिटल रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हॉलवे में शन बीवाई ने फोटोज का एक स्टैक अपने असिस्टेंट को दिया। इन्हें पब्लिश कर दो। असिस्टेंट ने फोटोज लीं। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। वो उन्हें गिराने ही वाला था। वो मेरी प्राइवेट फोटोज थीं। सीईओ शन, क्या आप श्योर हैं कि आप ये करना चाहती हैं? ये मुझे डर है कि बाद में जब आप अपनी मेमोरीज रिगेन करेंगी मिस्टर फैंग, वो नहीं। शन बीवाई ने उसकी बात काट दी। उसका लहजा सख्त था। वो अब चेंजी से डील कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं चाहे जो भी करूं वो मुझे माफ कर देगा। वो मेरी हर बात भी मान लेगा। इसके अलावा ये कुछ ऐसा है जो मैंने एमनीजिया के दौरान किया। जब वक्त आएगा मैं उसे अच्छी तरह कॉम्पनसेट कर दूंगी। मैंने चेंजी से वादा किया था कि मैं उसे एक एक्सप्लेनेशन दूंगी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। उसने फिर से अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा कि क्या मैंने जानबूझकर खुद को सेफ्टी नेट पर लटकाया और अपने बदन पर इतने सारे वूंड्स और हिक्कीज बनाए उसे प्रवोक करने के लिए। हालांकि अपने दिल में वो पहले ही मान चुकी थी कि मैंने किसी और औरत के साथ इंटीमेट मार्क्स फेक किए हैं ताकि उसकी अटेंशन पा सकूं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अभी भी शक था। उसे ये पूरी तरह इरेज करने थे ताकि ये उसकी आने वाली जिंदगी पर असर न डाले। मैं सिर्फ उसका हूं, उसके अलावा कोई मुझे टच नहीं कर सकता। असिस्टेंट ने बात मानी और जाने के लिए तैयार हुआ। हॉस्पिटल रूम में मैं अभी भी पिछले कुछ दिनों की यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने फोन में फोटो एल्बम खोली। उसके अंदर वो फोटोज थीं जो चेंजी पिछले कुछ दिनों से मुसलसल भेज रहा था। शेंजी एक घुटने पर बैठकर शेन बाइवे को प्रपोज कर रहा था। वो गले मिल रहे थे और किस कर रहे थे। यहां तक कि वेडिंग फोटोज भी थीं। बैकग्राउंड में वो रोज गार्डन था जो मैंने खुद लगाया था। शेन बाइवे ने एक बार कहा था कि जब वो छोटी थी वो हमेशा अपना खुद का रोज गार्डन चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर फूलों का समंदर उसके सामने लाने के लिए 2 साल लगाए थे। फिर उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखें मुस्कुराहट से चमक रही थी और कहा कि जिंदगी में वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। ये फूलों का समंदर हमारे प्यार का सबूत था। प्यार की बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। फोटोज में मेन कैरेक्टर्स बदल चुके थे। मैंने खामोशी से अपनी उंगली स्क्रीन पर फेरी और चेंजी का कॉन्टैक्ट ब्लॉक और डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने अपना फोन नीचे रखा, स्क्रीन अचानक रोशन हो गई। एक न्यूज नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। सीईओ शेन के एक्स हस्बैंड की प्राइवेट फोटोज ऑनलाइन लीक हो गई हैं जो 1 सेंट में बिक रही हैं। मेरा खून पल भर में जम गया। वेबसाइट के होम पेज पर मेरी सबसे प्राइवेट फोटोज बारी की गई थी जिनका स्टार्टिंग प्राइस 1 सेंट था। सिर्फ शेन बाइवे के पास ये फोटोज थीं। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरा पूरा जिस्म बेइंतहा कांपने लगा। शेन बाइवे के अल्फाज मेरे कानों में धमाके की तरह गूंजे। फैंग युआन, तुम्हारा हर हिस्सा मेरे लिए ट्रेजर है। सिर्फ मुझे इसे देखने की इजाजत है। दूसरी औरतों को मत देखो। अगर कोई दूसरी औरत तुम्हें आंख उठाकर भी देखेगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। पार्टी के उस वक्त एक औरत ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया था। वो मुझे घर ले गई और पूरे 1 हफ्ते तक मुझसे जुनूनी पोजेसिवनेस के साथ लिपटी रही। वो गर्मी भरे अल्फाज अब जहरीले चाकुओं की तरह एक एक करके मेरे दिल में चुभ रहे थे। फोटोज के नीचे बेशुमार घटिया कमेंट्स थे। वो गंदे अल्फाज चिपचिपे हाथों की तरह थे जो मुझे वापस उस अबैंडन्ड बिल्डिंग की छत पर घसीट रहे थे। मेरी डिग्निटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। मेरे आसपास के लोगों की वो खतरनाक मुस्कुराहटें, हड्डियों को ठंडा कर देने वाली मायूसी, यादें अचानक मतली पैदा करने वाली हद तक साफ हो गईं। डिटेंशन सेंटर, वैंगजी की मौत, अबैंडन्ड बिल्डिंग से गिरना। मेरा एक्सप्रेशन धीरे धीरे सुन्न हो गया। बहुत देर बाद मैंने एक तल्ख मुस्कुराहट दी, तो मैं अभी भी नहीं मर सका। अगली सुबह जल्दी डॉक्टर की नसीहत को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपने हाथ से आईवी नीडल निकाली और हॉस्पिटल से निकल गया। मेरे जाने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। क्योंकि मैं मर नहीं सका तो कुछ चीजों का खत्म होना भी जरूरी था। मैं घर वापस आया। सारे लव लेटर्स बाहर निकाले जो शेन बाइवे ने मेरे लिए लिखे थे, जो गिफ्ट्स उसने मुझे दिए थे, जॉइंट फोटोज, वेडिंग फोटोज, हर वो चीज जो हमारे प्यार की गवाह थी मैंने निकाल ली, जिससे एक पूरा ट्रक भर गया।
मैंने किसी से कहा कि ये सब चीजें समंदर में फेंक दो। अब शेन बाइवे और मेरे बीच सिर्फ मैं बचा हूं। अगले दिन मैं सूरज निकलने से पहले उठा और लिविंग रूम के बीच में एक ब्रेजियर लगाया। मैंने अपनी पसंदीदा पेंटिंग्स लीं, वो किताबें जो मैं अक्सर पढ़ता था, एक एक करके उन्हें जलती हुई लपटों में फेंक दिया। कल मुझे जाना है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी इन यादों को अपने से पहले भेज रहा हूं, जब तक कि आग पूरी तरह बुझ नहीं गई। अब सिर्फ एक छोटा बैग बचा था जिसमें डॉक्यूमेंट्स और वैंगजी की एशेज थीं। कमरे में वैसी कोई चीज नहीं बची थी जो मेरी हो। कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। शेन बाइवे और चेंजी अंदर घुस आए। मैंने बेरुखी से उन दोनों की तरफ देखा। क्या कल मिस्टर चेन के साथ तुम्हारी वेडिंग नहीं है? तुम यहां फिर क्यों आई हो? क्या तुम्हें ये घर अपने ब्राइडल चेंबर के तौर पर चाहिए? मैं अभी जा रहा हूं। मेरी ठंडक एक तेज सुई की तरह थी जो सीधा शेन बाइवे के दिल में चुभी, जिससे वो अजीब तरह से चिड़चिड़ाई हो गई। चेंजी का सामान मेरे हवाले करो। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। वही है जो हम कल वेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। चेंजी एक धमाके के साथ मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। फैंग युआन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन शेन बाइवे अब मुझसे प्यार करती है। तुमने मेरे साथ पहले जो भी किया है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। बराए मेहरबानी ये देखो कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी चीजें वापस कर दो। मेरे पिता ने मेरे लिए सिर्फ यही एक रेलिक छोड़ी थी। मैंने अचानक तंज किया। शेन बाइवे अमनेसिया का नाटक कर रही है। चेंजी बीमारी का नाटक कर रहा है। क्या खूब जोड़ी है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारी चीजें? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। चेंजी डरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आवाज आंसुओं से भरी थी। ये वही है जो तुम्हारे आदमियों ने उस दिन लिया था जब तुमने मुझे किडनैप किया था। प्लीज ये मुझे वापस दे दो। शेन बाइवे ने जल्दी से चेंजी को उठने में मदद की। उसका नजरिया बिल्कुल ठंडा था। उसने मुझे नफरत से घूरा। वो तुम्हारे गिड़गिड़ाने के लायक नहीं है। ये कहकर उसने सीधा सोफा से वो छोटा बैग छीन लिया। उसने उसके अंदर का सब कुछ फर्श पर गिरा दिया और कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरी खौफजदा चीख मेरे गले में ही अटक गई। वोंघाई का अर्न टाइल्ड फर्श पर गिर गया। एक क्रैक के साथ वो चकनाचूर हो गया। थोड़ी सी बिखरी हुई राख सफेद सिरामिक के टुकड़ों के बीच बिखर गई। मैंने वोंघाई से वादा किया था कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मैं कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। मेरी उंगलियां राख के ढेर को छूने ही वाली थीं। चेंजी अचानक जोर से चिल्लाया। बिखरी हुई चीजों को टटोलते हुए उसे एक जेट पेंडेंट मिला जो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था। उसने अपना पांव जोर से राख के ढेर पर रखा और उसे 2 बार कुचला। फौरन ही वो मुझ पर झपट पड़ा, किसी पागल की तरह मुक्के और लाते मारने लगा। लेकिन मैं बिना होश के किसी शख्स की तरह था। मेरी नज़र जमीन पर टिकी थी। वो राख, अब उन्हें दोबारा इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। शेन बाइवे ने चेंजी को पीछे खींचा। उसने जमीन पर पड़े जेट पेंडेंट की तरफ इशारा किया और मुझसे सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इनकार करने के लिए अब कुछ बचा है? चेंजी के चेहरे पर दुख के आसार थे। इसे मेरे पिता के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए एक दिन तक उनकी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठने दो। शेन बाइवे एक पल के लिए हिचकिचाई। आखिरकार उसने सर हिला दिया। मेरे मुंह से एक मायूस चीख निकली। मेरी ब्लड शॉट आंखों ने शेन बाइवे को घूरा। उसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था। मुझे जिस्मानी और जहनी तौर पर थका दिया था। अब वो आखिरी चीज भी छीन ली गए जिसकी मैं परवाह करता था। इस जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा पछतावा शेन बाइवे से मिलना है। शेन बाइवे का दिल अचानक बैठ गया, लेकिन उसने फौरन उस अजीब एहसास को दबा दिया। जैसे ही वो मुड़ी, उसने एक बात कही, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैंने अपना सर झुका लिया। मेरी आवाज़ धुएं की तरह हल्की थी। हाँ, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। शेन बाइवे मेरी बातों का मतलब नहीं समझी। जैसे ही वो कुछ और पूछने वाली थी, चेंजी ने उसे पीछे खींचा। बाइवे, शादी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, चलो जल्दी करते हैं। शेन बाइवे और चेंजी के जाने के थोड़ी देर बाद चेंजी वापस आया। वो उसे उसके पेरेंट्स की कब्रों तक घसीट कर ले गया। कुछ बॉडीगार्ड्स ने मुझे उठाने में मदद की। उन्होंने मुझे एक बोरे की तरह घसीटा और 2 ग्रेवस्टोन्स के सामने फेंक दिया। चेंजी ने अपने चमड़े के जूते की नोक से मेरी थोड़ी उठाई। उसकी आंखें जहरीली थीं। मैंने इतने सालों तक बाइवे से मोहब्बत की है। तुम्हारे आते ही तुमने उसे मुझसे क्यों छीन लिया? एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मैं तुम्हें जान से मारना न चाहता हूं। अब मेरे सामने कावटाव करो, कहो कि तुम एक बदमाश हो, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स की कब्रें खोद दूंगा और उनकी हड्डियों का चूरा कर दूंगा। मेरी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मेरे गले से एक टूटी हुई इल्तिजा निकली। डोंट! मेरा माथा ठंडी पत्थर की सिल से जोर से टकराया। मैं एक बदमाश हूं, फिर से मैं एक बदमाश हूं। 2 घंटे तक मुसलसल कावटाव करने की वजह से मेरा सर फट गया और खून बहने लगा। थका हारा मैं जमीन पर गिर गया। चेंजी ने एक फतेहाना हंसी हंसी। मैंने अपना इरादा बदल लिया है।
तुम्हारे पेरेंट्स की कब्रें खोदना ज्यादा मजेदार होगा। प्लीज डोंट। मेरा मुंह खून और झाग से भरा था। तुम्हारे फादर्स रेलिक, मुझे सच में उसके बारे में नहीं पता। चेंजी ने हिकारत से तंज किया। बेशक तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि वो मैंने तुम्हारे बैग में रखी थी, एक फेक रेलिक। मैं मर रहा हूं, मैं कल जा रहा हूं। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत से इल्तिजा की। प्लीज मेरे पेरेंट्स को बख्श दो। सिंपैथी पाने के लिए फिर से तरस खाने का नाटक कर रहे हो। मैं इस फेक इलनेस की चाल से कब से तंग आ चुका हूं। चेंजी ने अपनी आंखें घुमाई और बेसब्री से अपने आदमियों को इशारा किया। मैंने बेबसी से देखा कि मेरे पेरेंट्स की कब्रें खोदी जा रही थीं। मेरी आंखें गुस्से से फट गईं। उसकी आवाज़ ठंडी थी। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, शेन बाई वे ने अपनी मेमोरी कभी खोई नहीं थी। याद रखना, दोबारा कभी शिनीवे और मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। ये कहने के बाद उसने मेरा चेहरा थपथपाया, फिर पलटा और चला गया। मुतमईन होकर मैं खुदी हुई ग्रेव के सामने सिमट गया, बेवकूफों की तरह हंसते हुए। क्या मैं पहले से ही मौत से बदतर जिंदगी नहीं जी रहा? अगले दिन सूरज की एक तेज किरण ने मुझे जगाया। मैंने अपनी आंखें सिकोरी। मेरा दिमाग ब्लैंक था। ये कहाँ था? मैं खुदी हुई ग्रेव के सामने क्यों था? लगता है मैं बहुत सी चीजें भूल गया हूं। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं मर रहा था। मैं आज चला जाऊंगा। एक अजीब इंट्यूशन के सहारे मैं लड़खड़ाता हुआ घर गया, अपने डॉक्यूमेंट्स और फोन उठाए और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली। कार एक निहायत लग्जीरियस वेडिंग प्रोसेशन के पास से गुजरी। कार की खिड़की से मेरी नज़र वेडिंग कार में बैठी औरत से मिली, फिर तेजी से आगे निकल गई। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मेरे अंदर नफरत का एक अजीब एहसास पैदा हुआ। टैक्सी ड्राइवर ने ठंडी सांस भरी। ये हमारे शहर के शेन ग्रुप की सीईओ शेन की दूसरी वेडिंग है। कहते हैं कि वो और उसका एक्स हस्बैंड कभी एक दूसरे के इश्क में पागल थे। कौन जाने ये लव स्टोरी कब तक चलेगी। प्लेन ने उड़ान भरी। मैंने नीचे शहर को छोटा और छोटा होते देखा। मैंने यहाँ जो भी एक्सपीरियंस किया हो, ये आखिरी बार था जब मैं इसे देख रहा था। वेडिंग कार में बैठी शेन बी वेई ने अपने दिल में खालीपन महसूस किया। बस एक पल पहले उसने साफ तौर पर एक जाना पहचाना चेहरा देखा था। उन आंखों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे किसी बिल्कुल अजनबी को देख रही हो। उसे जरूर गलत सहमी हुई होगी। फैंग युआन यहाँ कैसे आ सकता था? बी वेई, तुम्हें क्या हुआ है? चेंजी ने धीरे से पूछा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी स्टिफ थी। मैं ठीक हूं, शेन बी वेई ने ध्यान भटकाए हुए जवाब दिया। उसकी नज़र उस पर थी ही नहीं। चेंजी के एक्सप्रेशन फौरन खराब हो गए। उसने जानबूझकर कमजोरी का नाटक करते हुए उसके वेडिंग ड्रेस के किनारे को खींचा। बी वेई, मैं बहुत फिक्रमंद हूं। मेरा सर भी थोड़ा चकरा रहा है। आमतौर पर ऐसी छोटी हरकतें शेन बी वेई को फौरन उसके लिए परेशान कर देती थीं, लेकिन आज उसने सिर्फ हल्के से सर हिलाया। बस थोड़ी और कोशिश करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। चेंजी ने अपने दांत पीसे। उसके सीने में शदीद गुस्सा भर गया। ये जरूर वो जलील फैंग युआन होगा। भले ही वो यहाँ नहीं है, फिर भी वो उसकी वेडिंग खराब करना चाहता है। अब क्या ब्राइड मेहरबानी करके अपने वाउस पढ़ेंगी? एमसी की आवाज़ गूंजी। मिस शेन बी वेई, क्या आप मिस्टर चेंजी को अपना हस्बैंड कबूल करती हैं? इसके बाद के अल्फाज जो भी हों, शेन बी वेई ने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। सिर्फ उसकी मेमोरी की वेडिंग साफ हो रही थी। उसका फैंग युआन एक शार्प सूट पहने हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों की चमक आसमान के 10,000 सितारों से भी ज्यादा रोशन थी। उसे याद आया कि उस वक्त वो सिसक रही थी। उसे जोर से पकड़े हुए हर एक लफ्ज साफ कह रही थी, फैंग युआन, पैदाइश से मौत तक तुमसे मोहब्बत करना वो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके सामने खड़ा चेंजी धीरे धीरे उसकी मेमोरी की शक्ल से मिलने लगा। शेन बी वेई की आंखें नरमी से भर गईं। उसकी आवाज़ जज्बात से कांप रही थी। वो अचानक बोल उठी, फैंग युआन, आई डू। वो जगह फौरन खामोश हो गई। फिर फौरन ही ऑडियंस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसने किसका नाम लिया? फैंग युआन का ही नाम है ना? हे भगवान, ये एक वेडिंग है और उसने अपने एक्स हस्बैंड का नाम पुकारा। क्या वो पागल है? मैंने तुमसे कहा था, सीईओ शेन फैंग युआन को कैसे भूल सकती हैं? फैंग युआन उनके प्यार के लिए अपनी जान देने को तैयार था। ये कौन नहीं जानता? चेंजी का चेहरा देखो, ये पूरा पेल पड़ गया है। अब एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। क्या ये वेडिंग आगे बढ़ भी सकती है? वो शायद जल्द ही उस चेंजी को डिवोर्स दे देगी, फिर फैंग युआन से दोबारा शादी कर लेगी। चेंजी का चेहरा गुस्से और शर्म से बदल रहा था।
उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं, कस के पकड़ने की वजह से उनका रंग पेल पड़ गया था। मेलिशियस रिजेंटमेंट उसकी आंखों की गहराई में उबलने लगी। फैंग युआन, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। एमसी ने दो फीकी हंसी हंसी, जल्दी से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए। मिस शेन का मतलब था कि वो मिस्टर चेंजी के साथ सुबह से शाम तक रहने को तैयार हैं। इस प्यार को लफ्जों की जरूरत नहीं, कितना रोमांटिक है। लेकिन सब जानते थे, शेन बेइवे ने फैंग युआन का नाम पुकारा था। लोगों की फुसफुसाहट और गॉसिप उसके कानों में किसी लहर की तरह गूंजने लगी। शेन बेइवे अचानक होश में आई, तभी उसे झटका लगा और एहसास हुआ कि उसने एक ब्लंडर कर दी है और उसने चेंजी को गलती से मैं समझ लिया था। उसने चेंजी के पेल चेहरे को देखा, उसकी आवाज, मुझे माफ कर दो। चेंजी ने जबरदस्ती एक स्माइल दी, उसकी उंगलियां उसकी ट्राउजर्स की सिलाई में धस रही थीं। सब ठीक है बेइवे, मैं तुम्हें समझता हूं। सिर्फ वो खुद जानता था कि वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। अगली रिचुअल एक अजीब से माहौल में आगे बढ़ी और जल्द ही खत्म हो गई। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए, चेंजी की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज भारी हुई थी। बेइवे, आज की वेडिंग मेरी सोच से बहुत अलग थी। मैं जानता हूं कि फैंग युआन अभी भी तुम्हारे दिल में है, लेकिन आज हमारा इंपॉर्टेंट दिन है। शेन बेइवे ने परेशानी में अपना सर पकड़ लिया। मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे अफसोस है। तुम्हें पता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चेंजी ने आधा कदम आगे बढ़ाया, उसकी आवाज लगभग गिड़गिड़ाने वाली थी। बेइवे, मेरी ख्वाहिश सिर्फ एक आखिरी कदम दूर है। क्या हम अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने चलें? एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए, मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश और मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जब हमारे पास वो पेपर होगा, मैं प्रोएक्टिवली तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज। शेन बेइवे ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आइस कोल्ड थीं। चेंजी, बस बहुत हो गया, ज्यादा की उम्मीद मत करो। जो मैं कर सकती थी वो मैंने पहले ही कर दिया है। चेंजी अपनी जगह जम गया। उसने पहले कभी शेन बेइवे को इस टोन में बात करते नहीं सुना था। बस। शेन बेइवे ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। शेन बेइवे ड्राइव करके घर गई। मेरा चेहरा उसके दिमाग में छाया हुआ था। अब वो सिर्फ मुझे फौरन देखना चाहती थी। मेरी बाहों में आकर मुझे ये बताना चाहती थी कि उसे सब याद आ गया है। मैं यकीनन बहुत खुश होता। फैंग युआन, उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। उसकी आवाज में एक अनोखी एक्साइटमेंट थी। फैंग युआन, मैं घर आ गई हूं, मुझे सब याद है। सिर्फ एक खाली कमरे ने उसे जवाब दिया। फैंग युआन, वो ऊपर भागी और बेडरूम का दरवाजा खोला। मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत तकलीफ उठाई है। ये सब मेरी गलती है। मैंने चेंजी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। शेन बेइवे का दिल धीरे धीरे बैठने लगा। उसने हर कमरा, हर कोना छान मारा। वहां कुछ नहीं था। मैं जा चुका था। मेरे कपड़े, बुक्स, रेजर, मेरी हर निशानी मिटा दी गई थी, जैसे मैं यहां कभी था ही नहीं। उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। वीचैट भी ब्लॉक था। वो सोफा पर गिर पड़ी। अचानक उसे वो चेहरा याद आया जो उसने वेडिंग कार में थोड़ी देर के लिए देखा था। उन आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, जैसे किसी स्ट्रेंजर को देख रहे हों। वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, वो मैं ही था। लेकिन मैं वहां क्यों था और मुझे जाना क्यों पड़ा? शेन बेइवे के पीछे से चेंजी की कमजोर आवाज आई। शेन बेइवे ने अपना सर नहीं मोड़ा। चेंजी धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। बेइवे, तुम क्यों चली गई? वेडिंग खत्म होते ही सारे गेस्ट्स गॉसिप कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ सिर्फ दिखावा कर रही हो। क्या तुम सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ वापस चलोगी? वरना मुझे नहीं पता मैं सबका सामना कैसे करूंगा। कम से कम हमें एक असली मैरिड कपल की तरह दिखने दो, भले ही वो सिर्फ एक रात के लिए हो। उसने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, लेकिन शेन बेइवे खामोश रही। मेरा चेहरा उसके दिमाग में छाया हुआ था। वो कहाँ गया और उसे जाना क्यों पड़ा? क्या ये आज की वेडिंग की वजह से था? लेकिन तब तक तो वो अपनी मेमोरी खो चुका था। उसे उसका इंतजार करना चाहिए था। चेंजी ने देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही। उसने जानबूझकर 2 बार खांसा और हल्के से उसके बाजू को छुआ। बेइवे, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? शेन बेइवे ने खाली नजरों से ऊपर देखा। तुमने अभी क्या कहा? मेरा ध्यान नहीं था। चेंजी का चेहरा फौरन लाल हो गया। शर्म ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में तनाव था। बेइवे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब से वेडिंग शुरू हुई है तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। क्या ये फैंग वैन से जुड़ा है? वो नाम सुनते ही शेन बीवी का जिस्म अचानक सख्त हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। फैंग युआन चला गया है? चेंजी अंदर ही अंदर बहुत खुश था, मगर बाहर से उसने परेशानी का नाटक किया। चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सारा सामान चला गया है। शायद पिछली बार हॉस्पिटल में उसकी गर्दन पर वो निशान। क्या वो किसी और औरत के साथ चला गया? चुप हो जाओ। शेन बीवी ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में ऐसी गुस्सा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। चेंजी उसके रिएक्शन से डर गया। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मगर बीवी, वो निशान? बस बहुत हुआ। शेन बीवी पलटकर उसे घूरने लगी। उसकी आवाज ठंडी थी।
चेंजी, जो भी मैंने तुमसे वादा किया था मैंने पूरा कर दिया है। शादी हो चुकी है, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। अब से हमारा एक दूसरे पर कोई हक नहीं है। चेंजी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बीवी, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हमने अभी तो शादी की है। साफ है कि वो सिर्फ एक नाटक था। शेन बीवी ने उसे बेरहमी से टोक दिया। अब नाटक खत्म हुआ, तुम अब जा सकते हो। चेंजी ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखों की गहराई में एक बुरा साया चमका। फिर जल्द ही उसकी जगह दुख ने ले ली। वो खड़ा हुआ, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं समझ गया बीवी, मैं चला जाऊंगा। मगर फैंग युआन, क्या वो सच में तुम्हारे लिए इस सब के लायक है? ये कहकर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो हॉलवे में पहुंचा, उसके चेहरे से वो दुख का एक्सप्रेशन बिल्कुल गायब हो गया। सिर्फ दरिंदगी बाकी रह गई। फैंग युआन, क्या तुम्हें लगता है कि भागने से सब ठीक हो जाएगा? मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। शेन बीवी ने अभी अपना फोन निकाला ही था अपने स्पेशल असिस्टेंट को कॉल करने के लिए, तभी दरवाजा खुला और स्पेशल असिस्टेंट तेजी से अंदर आया। वो तुरंत बोली, अभी जाकर फैंग युआन का पता लगाओ, मैं जानना चाहती हूं कि वो कहाँ है। जी, सीईओ शेन। स्पेशल असिस्टेंट ने हाँ में सर हिलाया, मगर वो हिला नहीं। शेन बीवी ने तेवर चढ़ाए, और क्या बात है? स्पेशल असिस्टेंट कुछ सेकंड्स के लिए हिचकिचाया, फिर भी वो बोला, शेन, जो बात आपने मुझे मिस्टर फैंग युआन के बारे में उस अबैंडन्ड बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेट करने को कही थी, उसका रिजल्ट आ गया है। क्या रिजल्ट? स्पेशल असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर फैंग युआन के जिस्म पर वो निशान, वो वाकई दूसरों ने छोड़े थे। शेन बीवी ने उसका कॉलर जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझे बताओ, वो औरत कौन थी? स्पेशल असिस्टेंट का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। सीईओ शेन, वो नहीं थी, वो कोई औरत नहीं थी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? स्पेशल असिस्टेंट की आवाज इतनी कांप रही थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उस दिन जब मिस्टर फैंग युआन उस अबांडन्ड बिल्डिंग में थे, उन लोगों ने उनके साथ वो किया, उन्होंने उन्हें नशा दिया था। ये अल्फाज शेन बीवी को बिजली की तरह लगे। वो अपनी जगह जम गई। उसका दिमाग खाली हो गया था। काफी देर बाद उसने अचानक एक हल्की हंसी निकाली। हाथ छोड़ते हुए वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो लोग उसने चेंजी से निपटने के लिए हायर किए थे। वो उसे कैसे हाथ लगा सकते हैं? ये झूठी खबर है। उसने जानबूझकर ये फैलाई है। वो मुझे उकसाना चाहता है ताकि मेरी मेमोरी वापस आ जाए, है ना? तुम अभी जाकर उसे ढूंढो, उसे कहो कि मुझे सब याद आ गया है, मैं उससे फिर से शादी करना चाहती हूं। स्पेशल असिस्टेंट ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में तरस था। शेन, ये सच है। उस दिन इत्तेफाक से कोई उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास ड्रोन उड़ा रहा था और उसने सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने पहले ही ओरिजिनल वीडियो हासिल कर ली है, बाकी सारी कॉपीज मिटा दी गई हैं। उसने एक काली यूएसबी ड्राइव आगे बढ़ाई। क्या आप इसे अभी देखना चाहती हैं या मैं इसे मिटा दूं? शेन बीवी का दिमाग खाली था। उसे पता भी नहीं चला कि उसने यूएसबी ड्राइव कब ली। जब तक उसे होश आया, वो ठंडा एहसास पहले ही उसकी हथेली में मजबूती से दबा हुआ था। वो कंप्यूटर के सामने सख्त होकर बैठ गई। कई बार उसने यूएसबी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं, बार बार पीछे हट रही थीं। वो लानत और स्पेशल असिस्टेंट के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उन्होंने उन्हें नशा दिया था। उसने ये तसव्वुर करने की हिम्मत नहीं की कि जब वो अपनी आंखों से वो मंजर देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। आखिरकार शेन बीवी ने एक गहरी सांस ली और यूएसबी प्लग कर दी। जैसे ही वीडियो स्क्रीन खुली, वो एक टूटी हुई खिड़की से फिल्म किया गया अबैंडन बिल्डिंग के अंदर का सीन था। फैंग युआन के कपड़े उन लोगों ने बुरी तरह फाड़ दिए थे। शेन बीवी के हाथ ने मेज के कोने को मजबूती से पकड़ लिया। ज्यादा जोर से दबाने की वजह से उसकी नकल सफेद हो गई थी। स्क्रीन पर मैंने अचानक जद्दोजहद करना बंद कर दिया। मेरी नजर खिड़की के पार नीचे की तरफ देख रही थी। मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई, आखिरकार खाली और बेजान हो गई। शेन बीवी की आंखें गुस्से से फट गईं। उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कुचला जा रहा हो। उसने खुद को देखते रहने पर मजबूर किया। उन दरिंदों को एक के बाद एक मेरी तरफ लपकते हुए देखा। मैं एक बेजान पपेट की तरह था जो उन्हें मुझ पर टॉर्चर करने दे रहा था। मेरी आंखों में जिंदगी का कोई निशान बाकी नहीं बचा था। वीडियो के आखिर में मैंने धीरे से अपने फटे हुए कपड़े सही किए। फिर वो खिड़की से पीछे की तरफ गिर गया, नीचे वाली फ्लोर पर सेफ्टी नेट में जा गिरा। फ्रेम अचानक रुक गया। शेन बीवी की आंखें लाल थीं, कुर्सी पर बिना हिले दुले बैठी थीं। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसने उस वक्त के अपने अल्फाज याद किए। वो लोग सब उसने ढूंढे थे। उसमें अनसेफ क्या हो सकता था?
ये सब पता चला कि उसने ही प्लान किया था। काफी देर बाद वो धीरे से वाइन कैबिनेट की तरफ गई। उसके कांपते हुए हाथों ने वाइन की एक बोतल खोली, फिर उसे जोर से अपने मुंह में उंडेल दिया। तेज शराब ने उसका दम घोट दिया, जिससे वो बुरी तरह खांसने लगी। एक चुभती हुई गमजदा चीख। उसने अपने हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल जोर से फेंक दी। उसके मत्थे पर रगें उभर आई थीं। रोते हुए वो फर्श पर बिखरे हुए टुकड़ों के बीच घुटनों के बल गिर गई। कांच के तेज टुकड़े उसके घुटनों में चुभ गए। ताज़ा खून ने उसकी पैंट्स को भिगो दिया, लेकिन ये दर्द उसके दिल के दर्द के एक 10,000वें हिस्से के मुकाबले में क्या था। उसे नहीं पता था कि वो कब से घुटनों के बल बैठी थी। उसने